हेलो बच्चों, मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल देव फिजिक्स एकेडमी पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका पिछला जो इंग्लिश का पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अगला एग्जाम आप लोगों का साइंस का है, इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों के साथ आ गया हूं। मैं यहां पर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही लेकर के आया हूं। इसमें मैंने कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कुछ डिस्क्रिप्टिव, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस मैं आपसे इस वीडियो में कराऊंगा। मेरे साथ साथ आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर करते रहिए और पेन और कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। मैं कोशिश करूंगा इस छोटे से वीडियो में आप पूरे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन चैप्टर का रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है असर्शन और रीजन का है, और असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, फिर उसके आंसर को आप भी करिए और मैं भी आपको बताऊंगा। तो असर्शन यहां पर कह रहा है कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी कि दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देखा जा सकता। कब नहीं देखा जा सकता? द फार पॉइंट ऑफ एन आई सफरिंग जे फ्रॉम मायोपिया इज लेस देन इंफिनिटी। तो यहां पर आपको ये बताना है कि बोथ ए एंड आर यानी कि assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Both assertion and reason are true but रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस टाइप के जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस होते हैं इसको आप बहुत ही ध्यान से करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। यहां पर जरा हम लोग असर्शन की बात करें तो असर्शन में सिर्फ इतना बताया गया है कि दूर के ऑब्जेक्ट को कोई भी पर्सन क्लियरली देख नहीं सकता, लेकिन यहां पर रीजन में हमको बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन मायोपिया से ग्रसित है, यानी कि किसी भी पर्सन को अगर मायोपिया हो गया है तो जाहिर सी बात है वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता, नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, क्योंकि इसका एक नाम और होता है। क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। क्या कहते हैं? नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। इसका मतलब नजदीक के ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकता है और दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाने वाला है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ही मेरे सामने कॉन्वेक्स लेंस आया मैंने तुरंत क्या किया? एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म किया। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर मेरा f है यानी कि प्रिंसिपल फोकस है, और यहां पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर इसी को हम लोग 2f भी कहते हैं। और हमको पता है यहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं, तो यहां पर दो फोकस और दो 2f2 होगा, यानी कि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसको मैंने 2 कह दिया, ये वाला 1 है। तो अब मुझसे कहा जा रहा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है? f एंड 2f। तो मैंने ऐसा मान लिया कि f1 एंड 2f1 के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो मुझसे पूछा गया है द इमेज फॉर्म्ड इज, तो इमेज कहां पर बनेगी बच्चों? तो यहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन रूल, सबसे पहला रूल क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी? वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। दूसरा रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा देते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास होती है तो ये बिना डिविएट हुए डायरेक्ट चली जाती है। तो अब देखिए यहां पर हमसे इमेज फॉर्मेशन की बात की गई है, तो इमेज फॉर्म कहां पर हो रहा है? जहां पर ये दोनों रिफ्रैक्टेड लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पर इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम जरा अपने ऑप्शन पे आते हैं। एट f, एट 2f, बियॉन्ड 2f, बिटवीन O एंड F। तो कौन सा आंसर सही होने वाला है? आप भी जरा आंसर करिए। तो यहां पर आंसर C सही होगा, बियॉन्ड 2F। देखिए यहां पर तो इमेज नहीं बन रही है तो इस 2F की बात नहीं करेंगे, हम लोग इस 2F2 की बात कर रहे हैं, यानी कि इससे बियॉन्ड हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बियॉन्ड 2F। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम while entering the denser medium at the point of incident। यानी कि जब कोई भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो क्या होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर? देखिए ये हमारा क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब बच्चों क्या होता है? जो मीडियम्स को डिवाइड करता है, सेपरेट करता है, यानी कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम को सेपरेट करने का काम करता है। मैंने कह दिया कि ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। ओके। अब कोई भी लाइट रे इस रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब इंटर करती है तो क्या होता है यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर? तो हमको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। गोज स्ट्रेट इनटू द सेकंड मीडियम, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। सेकंड, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, डज नॉट इंटर एट ऑल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया कि इंटर ही नहीं करने वाला। भाई इंटर कैसे नहीं करेगा? तो यहां पर देखिए हमने आपको बताया था कि जब लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की
तरफ बेंड होती है। लेकिन अगर इसका अपोजिट किया जाए क्या, कि अगर कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, जैसे मैंने कहा कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ अगर इंटर कर रही है तो ये किधर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि ये लाइट रे कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। देखिए ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। तो यहां पर हमसे क्या कहा गया है कि रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है। इसका मतलब आंसर कौन सा होने वाला है, ये रेयर मीडियम से आई और डेंसर मीडियम में गई टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी वाला, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं क्या, बिल्कुल, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूं। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ एन इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द फोकस द रिफ्लेक्टेड रे विल, यानी कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता था भाई, अगर मैंने कोई भी मिरर कंसीडर कर दिया, मैंने कोई कॉन्वेक्स, मैंने कोई कॉन्केव मिरर कंसीडर कर लिया, फर्स्ट क्या कहता है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होगी, ठीक है ना, ये हमारा फर्स्ट लॉ कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास हो, कोई भी लाइट रे फोकस से होकर के पास हो तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे कहां से पास हो, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो जस्ट बाउंस बैक हो जाती है रिफ्लेक्टेड सरफेस से। ये तीन लॉज आपने पढ़े होंगे। तो यहां पर हमसे कह रहा है कि अगर कोई भी लाइट रे किससे पास हो रही है, थ्रू द फोकस, तो फोकस से पास होने के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो ऑप्शन देखते हैं, पासेस थ्रू द पोल, बिल्कुल ये गलत हो गया। बी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिट्रेस इट्स पाथ, बिल्कुल गलत। थ्रू, पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाने वाला है, बी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए यहां पर मैं चारों ऑप्शंस को पढ़ रहा हूं, बिल्कुल आप एग्जाम में भी यही करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपको आंसर दिख गया आपने तुरंत टिक कर दिया, नहीं। अगर एमसीक्यू है तो आप उसके चारों ऑप्शंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आंसर करेंगे कि हाँ मेरा करेक्ट आंसर ये है। जल्दीबाजी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा बी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Next question is the refractive index of water is 1.33, the speed of light in water will be। तो यहां पर ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, आपने पढ़ा था क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब यहां पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है, 1.33 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहां पर जो स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, जो भी मीडियम दिया हुआ है, क्या कौन सा मीडियम दिया है, वाटर, तो इसको हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैंने यहां से v को इधर भेजा, तो v इज इक्वल टू हो गया 3 × 10⁸ अपॉन 1.33। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर ऑप्शंस में जो भी 108 लिखा है ना, ये 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा आंसर कौन सा सही हो जाने वाला है, 2.26 × 10⁸, यानी कि ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। डन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An object at a distance of 30 cm from a concave mirror gets its image at the same point the focal length of the mirror is। यानी कि यहां पर हमसे पूछा गया है फोकल लेंथ के बारे में, और हमको डिटेल क्या दी गई है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू दी है -30 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है मिरर कौन सा है, तो ये मिरर है कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है, इसका मतलब कि जो फोकल लेंथ होगी वो कैसी होगी बच्चों, निगेटिव होगी। ये मेरे माइंड में पहले से ही सेट हो गया। लेकिन हमसे कह रहा है कि इट्स इमेज एट द सेम पॉइंट, यानी कि ऑब्जेक्ट जिस जगह पर रखा हुआ है इमेज भी उसी जगह पर बननी चाहिए। तो जरा आप याद करके बताओ ऐसा कौन सा केस होता था। बिल्कुल सही कहा आपने कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करते हैं तो सेम साइज की सेम पॉइंट पर हमारी इमेज भी फॉर्म होती है। यानी कि अगर हमारे पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो इमेज होगी यानी कि v की वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर ही होगी, और कॉनकेव मिरर है यानी कि -30 होगी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसका मतलब कि ये v जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा, यही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर की भी पोजीशन को बताएगा, जो कि 30 सेंटीमीटर है हमारा,
डन। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाने वाली है, यानी कि 15 सेंटीमीटर, वो भी कैसे, निगेटिव में। अगर हम इसका फिगर भी बनावें तो देखिए फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहां पर हमारा फोकस पॉइंट है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया तो जो इमेज बनेगी वो भी जस्ट इस डायरेक्शन में सेम साइज की बनेगी, सेम पॉइंट पर बनेगी। और अगर ये डिस्टेंस हमको 30 सेंटीमीटर दी हुई है तो हमको पता है कि जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। इसका मतलब कि ये कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, लेकिन साइन के अकॉर्डिंग -15 सेंटीमीटर। देन आंसर विल बी सी ऑप्शन, -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ रेयरर टू अ डेंसर मीडियम इट विल हैव, यानी कि यहां पर जब कोई भी लाइट ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ तो क्या हैपनिंग होती है, इट विल हैव इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेवलेंथ, बी एंड सी। बिल्कुल देखिए, जब भी कोई लाइट एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करती है तो डेंसर मीडियम है यानी कि डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो स्पीड ऑफ लाइट विल बी डिक्रीज। और लाइट की स्पीड डिक्रीज होने के साथ साथ उसकी जो वेवलेंथ है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वेव, यानी कि लेंथ ऑफ वेव। जैसे कि अगर मैंने कहा कि एक वेव यहां तक जा रही है, दूसरी वेव यहां तक जा रही है, तीसरी वेव यहां गई, चौथी वेव यहां गई। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जिसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसने कम डिस्टेंस कवर की है उसकी वेवलेंथ कम है। अब अगर कोई भी लाइट डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है तो जब ज्यादा डेंसिटी वहां पर होगी तो ज्यादा दूरी तक तो नहीं जा पाएगी लाइट। अब अगर ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएगी इसका मतलब उसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाने वाली है, कम हो जाने वाली है। तो यहां पर हम आंसर सही कर सकते हैं, बोथ बी एंड सी, यानी कि उसकी वेवलेंथ और उसकी वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Where should an object the placed in front of a convex lens to get real image of the image of the object? यानी कि हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है टू गेट ए रियल इमेज, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस से हमको रियल इमेज चाहिए ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के सेम साइज की हमको क्या चाहिए, इमेज चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया जाए, एट फोकस, एट 2f, एट इंफिनिटी, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। हमको रियल इमेज एंड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आप बताओ जरा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल फोकस है, ये हमारा 2f1 है, यहां पर मैंने प्लेस किया f2, ठीक है, और यहां पर मैंने कहा कि 2f2 है। तो अब आप ये बताओ कि मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूं जिससे कि मुझे सेम साइज की इमेज फाइंड हो। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करूंगा भाई, 2f1 पर अगर प्लेस करूं तो जो इससे बनने वाली इमेज होगी वो कहां पर बनेगी, ये तो देखिए फोकस से पास हो गया। दूसरा रूल हमारा कहता है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा तो वो बिना डिविएट हुए चला जाएगा। देखिए जहां पर इंटरसेक्शन हुआ वो कौन से पॉइंट पर आ रहा है, 2f2 पर आ रहा है। तो देखिए यहां पर जो साइज ऑफ द इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट के साइज के सेम होगी। तो यहां पर जो आंसर हो जाने वाला है क्या, कि ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा जाए, 2f पर, यानी कि 2f1 भी कह सकते हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, यहां पर 2f लिखा हुआ है। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करें, 2f पर अगर प्लेस करेंगे तो हमको सेम साइज की इमेज भी यहां पर मिल जाएगी। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी। यहां पर हमारे सामने देखिए एक प्लेन मिरर है, ये हमारा प्लेन मिरर है और कह रहा है कि इसके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, यहां पर मैंने कहा कि मैं खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं यहां से कितनी डिस्टेंस पे खड़ा हूं, तो 0.25 सेंटीमीटर है, मीटर है, ओके। मैं 0.25 मीटर पर यहां पर खड़ा हो गया। अब इससे जो बनने वाली इमेज होगी वो कहां पर होगी, इस साइड में होगी, यहां पर मेरी इमेज बनेगी, ठीक है। और जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, ये डिस्टेंस भी 0.25 मीटर होने वाली है। तो मुझसे पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब आप बताओ कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0.25 प्लस 0.25 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। बिल्कुल, ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर इज, यानी कि प्लेन मिरर से जो बनने वाला इमेज होता है वो कैसा होता है। तो देखिए अभी भी हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में बात किया, ये हमारा प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर से जो भी इमेज बनती है सबसे पहले तो ये हमारा इमेज हो गया, यहां पर हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। तो देखिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरा जो इमेज है वो कैसा बनना है, इरेक्ट बनना है, साथ ही साथ वर्चुअल भी बनना है। और अगर मैं साइज के बारे में बात करूं तो ये सेम साइज है, कैसा है,
सेम साइज है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या मिलता है हमको, रियल एंड इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड तो नहीं होने वाला, ये गलत हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिल्कुल हमारे पास देखिए वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है। फिर रियल एंड इरेक्ट, रियल नहीं है, बिल्कुल प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज जो रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, तो बिल्कुल ये देखिए यहां पर हमारा आंसर निकल करके आ गया क्या, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट इज द राइट आंसर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि आपके एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन ये जो पॉइंट है आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम करेगा कि जो फोकल लेंथ होती है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। कैसी होती है, वो चाहे कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, ठीक है ना, दोनों के केस में यहां पर जो फोकल लेंथ होती है वो निगेटिव कंसीडर की जाती है। कभी कभी क्या होता है, न्यूमेरिकल में हम लोगों को फोकल लेंथ दिया होता है, चाहे वो लेंस का न्यूमेरिकल हो या फिर मिरर का न्यूमेरिकल हो, फोकल लेंथ दी होती है और हम उसको पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20 सेंटीमीटर, तो वहां पर हम लोग एज इट इज 20 सेंटीमीटर लिख देते हैं, जिसकी वजह से फाइनल आंसर हमारा गलत हो जाता है। लेकिन वहां पर हमें करना क्या है, फोकल लेंथ हमको वहां पर निगेटिव कंसीडर करनी है, यानी निगेटिव 20 सेंटीमीटर, डन, माइनस निगेटिव 20 सेंटीमीटर। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस ऑलवेज विल बी निगेटिव, डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which of the following statement is are true, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। बिल्कुल, आइए हम लोग जरा इसको करते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस हैज 4 डायोप्टर पावर, यानी कि देखिए यहां पर 4 डायोप्टर की बात किया है। कौन सा लेंस होने वाला है भाई, तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस होने वाला है, ठीक है। पावर हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 0.25 मीटर, तो यहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट भी करते चलते हैं। अगर पावर हमको यहां पर 4 डायोप्टर दी गई है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन पावर, यानी कि पावर की जगह पर मैं डायरेक्टली कितनी पुट कर दूं, 4, तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी 0.25 मीटर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये मीटर होगा, सेंटीमीटर मत कह दीजिएगा, मीटर होने वाला है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए कॉन्वेक्स लेंस हैज -4 डायोप्टर, तो देखिए अभी भी मैंने प्लस और माइनस के बारे में बात किया था कि कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ निगेटिव होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर भी निगेटिव होती है। लेकिन यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात किया गया है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा कॉनकेव लेंस की पावर निगेटिव होती है। तो ये स्टार्टिंग में ही मैंने इसको इनकरेक्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस था और -4 डायोप्टर इसकी फोकल लेंथ, इसकी पावर नहीं हो सकती। नेक्स्ट, एक कॉनकेव लेंस हैज 4 डायोप्टर, देखिए फिर से यहां पर हमको कंफ्यूज किया है कि कॉनकेव लेंस है तो इसकी जो पावर होगी वो किसमें होगी, निगेटिव होगी। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव दिया गया है, ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट, एक कॉनकेव लेंस हैज -4 डायोप्टर हैविंग अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर, ठीक है, ये वाला तो सही है, -4 डायोप्टर, लेकिन यहां पर जो फोकल लेंथ आएगी वो भी कितनी आएगी, -0.25 मीटर आएगी, लेकिन यहां पर प्लस दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल करके आया वो कौन सा है, ए वाला, दिस वन इज करेक्ट आंसर, ओके, करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट वन, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने जब ऑब्जर्व किया तो जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो यहां पर हमसे कह रहा है वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, मिरर कौन सा है भाई, तो ये देखिए हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। अब आप बताइए कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होती थी। अगर आपने वो 6 केसेस के बारे में याद कर रखा है, तो सबसे लास्ट वाला केस था कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस करते हैं, पोल और कहां पर, फोकस के बीच में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट को हम पोल और फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है भाई, वो होती है वर्चुअल। यहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दें तो जो इमेज बनने वाली होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक। अच्छा, और लार्जर भी होती है, इरेक्ट भी होती है, डन। तो लिखिए हमारा आंसर आ गया कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में प्लेस करेंगे तो जो हमारी इमेज होगी वो कैसी बनेगी, वो इमेज के कंपैरिजन में लार्जर होगी, इरेक्ट होगी और वर्चुअल होगी। इसका इमेज भी फॉर्म कर देते हैं हम लोग। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये लाइट इधर से जाएगी, बाउंस बैक होगी, इसको आगे की तरफ जब ट्रेस आउट करेंगे तो ये यहां पर जाकर के इमेज का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो यहां पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, देखते हैं जरा, बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, बिल्कुल। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी गलत हो जाएगा। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर
एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। बिल्कुल ये ऑप्शन हमारा सही हो जाने वाला है, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया है, ये प्रिंसिपल फोकस है एंड ये क्या है, पोल ऑफ द मिरर है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में प्लेस किया तो जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। A spherical mirror and thin spherical lens have each of focal length of -15 centimeter. The mirror and lens are likely to be। देखिए फिर से वहां से एक क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए कि अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल मिरर है और लेंस है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर और लेंस दोनों है, जिसकी फोकल लेंथ हमको दी गई है कितनी है, -15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि वो मिरर और वो लेंस किस टाइप का होने वाला है। तो बिल्कुल अभी भी देखिए मैंने बताया था कि अगर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस की बात करूं तो उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो हम लोग कैसे कंसीडर करते हैं, निगेटिव कंसीडर करते हैं। और जैसा कि यहां पर हमको -15 सेंटीमीटर दिया गया है, तो जो हमारा मिरर या लेंस होने वाला है वो कैसा होगा, कॉनकेव होगा। दोनों मिरर और लेंस दोनों हमारे कैसे होंगे, कॉनकेव नेचर के होंगे। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, concave mirror of focal length 20 cm from an image having twice the size of object for the virtual position of object, the position of object will be at। देखिए यहां पर हमको जो डिटेलिंग दी गई है, हमसे कह रहा है जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, -20 सेंटीमीटर है, और हमसे कहा गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो कितना है, 2 टाइम्स है। मैग्निफिकेशन इट मींस m इज इक्वल टू मिरर के लिए हम लोग कर रहे हैं, यानी कि -v/u, और ये कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है हैविंग ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको जरा हम लोग कैलकुलेट करें। यहां से हमको क्या चाहिए, हमको u की वैल्यू चाहिए कि कितना होना चाहिए। तो यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा -2u। अब ये v की वैल्यू और u की वैल्यू मैं कहां पर प्लेस कर दूं, मिरर के फॉर्मूले में। मिरर का फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो u की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर मैं अगर वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू v की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, -2u। तो ये हो गया -2u प्लस 1/u। तो इसको सॉल्व करने पर ये हो जाएगा -1/2u इज इक्वल टू 1/-20। अब यहां से अगर मैं 2u की बात करूं तो 2u इज इक्वल टू हो जाएगा -20। ओके, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा -10। इट मींस कि u की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम इज ग्रेटर देन 1। The refractive index of transparent medium is greater than 1 because speed of light in vacuum is less than speed of light in transparent medium. Speed of light in vacuum is greater than speed of light in transparent medium. Speed of light in vacuum is equal to speed of, तो ये तो नहीं होने वाला, equal नहीं होने वाला। Frequency of light wave changes when it move from rarer to denser medium। ठीक है, लेकिन ये कोई रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर हमको जो बताया गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ग्रेटर है किससे, 1 से। ठीक है, अब हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यहां पर c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v का मतलब है किसी भी गिवन मीडियम में स्पीड की लाइट कितनी है। हमको यहां पर कंडीशन दी गई है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब मैं अगर यहां पर कहूं कि जो 1 है वो ग्रेटर है किससे, c अपॉन v से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा c इज ग्रेटर देन v, यानी कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो ग्रेटर देन है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो हमारा यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि बी वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। When a ray of light goes from one medium to another medium, there is always a change in its speed as well as direction. No change in speed and direction, तो बिल्कुल ये वाला तो गलत हो गया। A change in speed but no change in direction, बिल्कुल ये भी गलत हो गया। A change in direction but constant speed, नहीं constant speed नहीं होने वाली है, चेंज होने वाली है। तो यहां पर हमारा आंसर ए निकल करके आया, always change in its speed as well as direction, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी भी रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो स्पीड भी चेंज होती है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। देन आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड रिफ्रैक्शन are equal in the transparent slab when the value of I is। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि कब एंगल I is equal to एंगल R होता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा कहना चाहेंगे कि जब एंगल कितना होता है 45 या 90 डिग्री। 45 या 90 डिग्री नहीं होगा बच्चों, यहां पर आंसर होगा हमारा
ए वाला जो कि है 0, देखिए यहां पर मैं इसको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा कि ये हमारा कोई इंटरफेस है जो कि एक रेयरर और डेंसर मीडियम को सेपरेट कर रहा है, और मैं अगर यहां पर बात करूं एंगल ऑफ इंसिडेंस की, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कहां से कैलकुलेट करते हैं, वो हम नॉर्मल से कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई भी लाइट रे, मैंने कहा कि कोई भी लाइट रे अगर इस नॉर्मल के पैरेलल आएगी और इस इंटरफेस पर इंसिडेंट करेगी, तभी वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा इक्वल होगा। तो इसका मतलब मैं अगर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की बात करूं तो यहां पर जो थीटा बनेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इसी केस में हमारे पास जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। अगर मैं यहां पर 90 की बात करूं तो 90 भी बहुत से बच्चों के मन में आ रहा होगा, लेकिन 90 इसलिए नहीं होगा। 90 का मतलब यह है कि जब कोई भी लाइट रे इंटरफेस के पैरेलल आ रही हो, तो इंटरफेस के पैरेलल आ रही है तो यहां पर रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, यहां पर रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है कहां से, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर हो जाने वाला है हमारा वो होगा 0 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The power of lens is -4 diopter. What is the nature of the lens? देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, यहाँ पर डायरेक्ट हमसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया भी है कि हमसे पूछा गया कि जो कोई भी लेंस है उसकी पावर कितनी दी गई है, -4 डायोप्टर दी गई है, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमको, नेचर ऑफ लेंस। तो निगेटिव अगर पावर है इसका मतलब फोकस भी कैसी रही होगी, निगेटिव रही होगी। और निगेटिव फोकस किसकी होती है भाई, तो ये होती है कॉनकेव की। डन, क्योंकि हमको पता है कि जो पावर होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f। तो अगर यहां पर फोकल लेंथ हमारी निगेटिव है तो पावर भी क्या होगी, निगेटिव होगी, और वो किसके साथ होता है, कॉनकेव लेंस के साथ होता है। तो हमारा जो लेंस का नेचर है वो कैसा है, कॉनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ +15 सेंटीमीटर इट स्लोली मूव्ड टुवर्ड्स द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, द इमेज विल गेट। अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट कॉन्वेक्स मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और धीरे धीरे उसको हम लोग मूव कर रहे हैं, द इमेज विल गेट, कैसी इमेज हमको फाइंड होगी। बिल्कुल यहां पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर कहा गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर का नाम आते ही आप देखिए आप लोग इस स्टेज पे पहुंच गए, 2 दिन के बाद आपके एग्जाम है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज होती है वो कैसी होती है, ऑलवेज वर्चुअल होती है। कैसी, ऑलवेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए एकदम। और साथ ही साथ कैसी होती है, डिमिनिश्ड भी होती है। ये नेचर होता है किसका, कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज का। तो यहां पर हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं जरा, इनलार्ज एंड वर्चुअल, तो इनलार्ज तो होने से रहा क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बनती है ऑलवेज, ये ऑलवेज की बात हो रही है। हमेशा अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर से जो बनने वाली इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होगी। और यही केस अगर लेंस के साथ में कहूं तो लेंस कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। किसके साथ, कॉनकेव लेंस के साथ भी यही नेचर होता है कि जो इमेज होती है वो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड बनती है हमेशा। फिर यहां पर अगर बात करें तो हमसे कह रहा है इनलार्ज एंड रियल, तो रियल होने से रहा, बिल्कुल रियल ये भी नहीं होगा। तो यहां पर जो हमारे पास आंसर डी में दिया गया, ऑप्शन डी में हमको आंसर दिया गया डिमिनिश्ड एंड वर्चुअल, तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो 15 सेंटीमीटर हो, 16 सेंटीमीटर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखा है तो उससे जो बनने वाली इमेज होगी वो हमेशा कैसी होने वाली है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड होने वाली है। तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म होते हैं और यहां से कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। बिल्कुल आप भी पेन और कॉपी ले लीजिए और इनको मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करिए। कोशिश करिए कि मुझसे पहले आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। यहां पर क्वेश्चन है 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of image and magnification. हमको यहाँ पर क्या बतानी है, हमको इमेज की लोकेशन बतानी है और मैग्निफिकेशन यानी कि v की वैल्यू बतानी है और मैग्निफिकेशन m की वैल्यू भी बतानी है। तो जरा देखते हैं कि क्या क्या डिटेलिंग हमको दी गई है। यहाँ पर हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि है 4.5 सेंटीमीटर। देखिए वही स्टेप बाय स्टेप आप भी मेरे साथ करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस होते बहुत ही आसान है, बस गलतियां कहां पर होती है, प्लस और माइनस में गलती होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं, आप भी इसको जरा देखिए। कह रहे हैं कि 4.5 सेंटीमीटर निडल है, इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो यहां पर u की वैल्यू कितनी है, ऑलवेज हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं जो कि है 12 सेंटीमीटर। और यहां पर मिरर कौन सा है भाई, तो कॉन्वेक्स नेचर का है। कॉन्वेक्स नेचर अभी भी मैंने बताया कैसी इमेज बनेगी, तो ये हमेशा वर्चुअल बनेगी। ओके, और कैसी बनेगी, इरेक्ट भी बनेगी। ओके, और डिमिनिश्ड भी बनेगी। कह रहा है फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो यहां पर फोकल लेंथ लिख लिया हमने 15 सेंटीमीटर और हमसे कह रहा है गिव द लोकेशन यानी कि v की वैल्यू बताओ। तो बिल्कुल यहां पर हम लोग लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और v की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर हम इसका फॉर्मूला रखेंगे। तो मिरर का फॉर्मूला देखिए, मिरर का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
अब आप जरा इसको v की वैल्यू फाइंड करनी, तो v के अकॉर्डिंग सेट करेंगे तो ये होगा 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब जरा वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए यहां पर हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू f की वैल्यू कितनी है भाई 15, 1/15। अब यहां पर देखिए माइनस लगा हुआ है लेकिन u की वैल्यू भी कितनी है भाई, u की वैल्यू भी हमारी निगेटिव में है तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया 12। अब यहां पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 60 एंड 15 4 जा 4 1 जा 4 प्लस 12 5 जाए 5 1 जा 5, तो 1/v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, यानी कि डायरेक्टली मैं कह सकता हूं 9/16। अब जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे यानी कि v की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60/9। ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू, v की वैल्यू आ गई। बिल्कुल आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट ना करो, आप इसको एज इट इज रहने दो, हम इसको मैग्निफिकेशन में यूज कर लेंगे हमसे, क्योंकि मैग्निफिकेशन पूछा गया है ना। तो मैग्निफिकेशन जरा बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई, मैग्निफिकेशन होता है मिरर के केस में -v/u, और यहां पर हम लोग वैल्यू रखते हैं तो देखिए v की वैल्यू क्या होने वाली, फॉर्मूले का माइनस मैंने माइनस रखा, ये हो गया 60/9, और u की वैल्यू कितनी है भाई, u की वैल्यू हमारे पास -12। अब ये देखिए ये माइनस और ये माइनस 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 मिलकर क्या हो गया 12 हो गया। अब इसको जरा हम लोग कैंसिल आउट करें तो 12 1 जा 12 12 5 जा, ओके, तो ये हो गया 5/9। तो यहां से जो मैग्निफिकेशन आया वो कितना आया 5/9 आ गया। आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहां से अगर हम लोग हाइट की बात करें तो देखिए यहां पर जो इमेज की हाइट है मैग्निफिकेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, जो कि होता है HI/HO। मैग्निफिकेशन कितना आया भाई 5/9 आया है, तो मैंने 5/9 लिखा। HI की वैल्यू तो हमको फाइंड करनी है, HO की वैल्यू हमको गिवन है कितनी 4.5। अब इस 4.5 का मल्टीप्लाई हम इस डायरेक्शन में अगर करते हैं तो देखिए क्या आता है वैल्यू हमारे पास, तो ये वैल्यू आ जाएगी 22.5, ये आ गई डिवाइड बाई 9, ओके। और ये वैल्यू है किसकी HI की। अगर यहां से भी आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो, तो HI की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9 2 जा तो 2.5 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ओके। यहां से देखिए हम लोगों ने हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर ली, मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निकाल लिया। तो यहां से और आगे क्या पूछ रहा है, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड टू इमेज एज द नीडल इज मूव्ड फर्दर फ्रॉम द मिरर। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर जो निडल है उसको मैं मिरर की डायरेक्शन में और भी मूव करूं तो क्या होगा। तो बिल्कुल अगर मैं और भी मूव करता जाऊंगा, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो हमारा जो इमेज होगा वो और भी छोटा होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, ग्रेजुअली इट विल बी रिड्यूस्ड, ओके। देन हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ इफ NAB is the refractive index of medium B with respect to A and NBA is the refractive index of medium A with respect to medium B. Prove that NAB into NBA is equal to 1। देखिए यहां पर अगर सबसे पहले बात करते हैं स्नेल्स लॉ की, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी कि जो स्नेल्स लॉ हमसे कहता है वो ये है कि अगर साइन आई यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का अगर रेशियो लिया जाए तो वो एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डन। अब जो अगला पार्ट है वो हम लोगों को प्रूफ करने के लिए कहा गया है कि NAB एंड NBA इज इक्वल टू 1 हमको प्रूफ करना। तो आइए जरा हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। तो स्नेल्स लॉ तो हमारे पास आसान है कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट विच विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम। डन। अब यहां से हमसे कह दे रहा है इफ NAB इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम B विथ रिस्पेक्ट टू A। देखिए यहां पर हमसे कह रहा है कि हमारे पास दो मीडियम है। चलिए मैं सबसे पहले इसकी बात करता हूं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है NAB, अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका मीडियम B का विथ रिस्पेक्ट टू A, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैं कहूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B। तो मैं इसको लिखूंगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A विथ रिस्पेक्ट टू अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B, ठीक है। और जो चीज हमको दी गई है क्या सेकंड वन में, जो कि कह रहा है कि NBA इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकते हैं NBA इज इक्वल टू, इसे भी इसी तरीके से लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B, ओके, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम A, ओके।
यहां पर देखिए मैंने इन दोनों के लिए इक्वेशन लिख दी है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, एंड सेकंड वन एनबीए का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए। अब इन दोनों इक्वेशन का अगर मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों इक्वेशन का मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को मिलेगा एन ए बी इंटू एन बी ए इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए जब इनका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में है या नोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो गया इस वाले से, और ये डिनोमिनेटर में है नोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई करने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहां पर क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। तो देखिए यही तो हमको प्रूफ करना था कि एन ए बी इंटू एन बी ए इज इक्वल टू 1। कितना आसान था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रिस्पेक्ट टू मीडियम बी इज 4/5, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। देखिए यहां पर हमसे कहा जा रहा है, मैं इसको सेकंड पार्ट में कर दूं, इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि अगर यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू के साइन से अगर रिप्रेजेंट करूं तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, दिया गया है कितना, यहां पर 4/5 लिखा हुआ है। यहां पर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, देखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी इज इक्वल टू 4/5, इस तरीके से भी लिख सकता हूं। अब हमसे पूछा जा रहा है जस्ट इसका अपोजिट, यानी कि हमसे कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 5/4। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A convex lens is of focal length 30 cm. Calculate at what distance should be object be placed. यानी कि ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस पे प्लेस किया जाए, यानी कि हमसे u की वैल्यू पूछी गई है, तो सबसे पहले मैंने यहां पर u के लिए क्वेश्चन मार्क कर दिया, और हमको क्या चीज दी गई है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी गई है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी, जो कि है 30 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा गया कि लेंस so that it forms an image at 60 सेंटीमीटर on the other side, यानी कि जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर पर फॉर्म हो रही है दूसरी साइड में। लेंस है ना, तो दूसरी साइड में इसका मतलब रियल इमेज है। ठीक है, फाइंड द मैग्निफिकेशन, हमसे मैग्निफिकेशन पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन के लिए हम लोगों को u की वैल्यू पहले फाइंड करनी होगी। यहां पर ये लेंस है, इसलिए मैं यहां पर लेंस का फॉर्मूला यूज करूंगा, और लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और ये हो जाने वाला है, u की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। ठीक है, अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यूज जो हो जाएंगी माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f की वैल्यू कितनी है, 30 है, 1/30, और यहां पर माइनस है, और v की वैल्यू कितनी है, 60, तो यहां पर मैंने कहा 60। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यह आएगा 60, 32 जा 2 1 जा 2 माइनस 1। ठीक है, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू हो जाने वाला है 1/60, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -60। ओके, u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -60 आ गई। अब जब u की वैल्यू आ गई तो मैग्निफिकेशन में बड़े आराम से फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v/u। ध्यान रखना है, मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होता है वो माइनस v/u होता है, लेकिन जो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है वो होता है v/u। अच्छा, एक और फॉर्मूला hi/ho, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होती है, लेकिन यहां पर v और u की वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है यहां पर, -60। अच्छा, v की वैल्यू तो है 60, तो ये आ गया 60, और u की वैल्यू है कितनी, -60, तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन आएगा वो कितना हो जाएगा, -1। यहां पर जो मैग्निफिकेशन आ गया वो 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की ही है, सेम साइज है। ओके, और ये जो निगेटिव साइन दिख रहा है, निगेटिव साइन का मतलब क्या है, जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड है। कैसी है, इन्वर्टेड है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है वो कहां पर प्लेस किया गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस किया गया है, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। डन। तो यहां पर हमसे ये पूछा गया आगे क्या है, फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस इन दिस केस। तो डन, मैग्निफिकेशन हमारे पास आ गया -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.44। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस स्टेटमेंट। यानी कि यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है तो उसका मतलब क्या होता है, कि जो केरोसिन में लाइट की जो स्पीड है वो 1.44 टाइम
स्लोअर है कंपैरिजन देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इज 1.44 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डन। यानी कि जो लाइट की स्पीड है वो केरोसिन में 1.44 टाइम कम है। किसके कंपैरिजन में? जो लाइट की स्पीड वैक्यूम में है उसके कंपैरिजन में केरोसिन में 1.44 टाइम्स कम है। यानी कि तेज ज्यादा किसमें है? तो एयर में, यानी कि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और केरोसिन में स्पीड ऑफ लाइट कम है। कितनी कम है? तो 1.44 टाइम्स कम है। डन। तो ये इसका आंसर आप इसको लिख सकते हैं। इट मींस स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन इज 1.44 टाइम्स स्लोअर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। डन। Now next question is, a ray of light strike a glass slab at an angle of incidence equal to 30 degree. Find the refractive index of glass given that the angle of refraction is 19.5 degree. Take sin 19.5 is 13 and sin 30 is equal to 1/2. बिल्कुल यहां पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं ये मैंने अपने पहले वीडियो में करवा चुका हूं मैं, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। यहां पर जो वैल्यूज दी गई है जरा हम लोग बात करते हैं। कह रहा है कि एक लाइट है जो स्ट्राइक करती है ग्लास स्लैब पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, यानी कि आई की वैल्यू हमको यहां पर दी गई है जो कि है 30 डिग्री। और कह रहा है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि म्यू की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोगों को फाइंड करना है। और कह रहा है ग्लास गिवन दैट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि आर की भी वैल्यू दी गई है 19.5। ओके। और हमको यहां पर रिफ्रैक्शन, तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था स्नेल्स लॉ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो जस्ट यहां पर हम लोगों को वैल्यू पुट कर देनी है, ये होगा साइन 30 जो कि हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, और साइन आर की जगह पर मैं लिखूंगा साइन 19.5। अब इसमें हमको क्वेश्चन में वैल्यू दी है कि 19.5 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 30। ओके। और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 अपॉन 13। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा, 1/26। आप चाहिए तो इसको आगे भी सॉल्व कर लीजिए और चाहिए तो यहीं पर रहने दीजिए। डन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये हमारे एग्जाम में बहुत सी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि यहां पर एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है और उसका जो हाफ पार्ट है उसको मैंने क्या किया, एक पेपर से कवर कर दिया है। तो बताइए वहां पर इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो चला आइए बात करते हैं इस पे। 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ ए ब्लैक पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि सो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2f1 ऑफ सच कवर्ड लेंस विथ हेल्प ऑफ रे डायग्राम, मेंशन द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो यहां पर देखिए जो रे डायग्राम है वो बना दिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस 2f1 प्लेस पर प्लेस किया गया है और इसके हाफ पार्ट को क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया गया। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइए जरा इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। तो यहां पर इमेज का फॉर्मेशन बिल्कुल होगा और कंप्लीट इमेज बन करके आएगी हमारी, यहां पर 2f2 पर एक कंप्लीट इमेज बन करके आएगी। और ये कहां से बन करके आएगी, क्योंकि मैंने इस कॉन्वेक्स लेंस के हाफ पार्ट को ही ब्लैक पेपर से कवर किया है, तो जो बाकी का हाफ पार्ट है वहां से इमेज क्लियरली बन करके आएगी। और जो डायग्राम की बात की गई, डायग्राम यहां पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम पोजीशन इन फ्रंट ऑफ द सेम लेंस। नाउ अनकवर्ड, विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द इमेज ऑब्टेन्ड, टू केसेस गिव द रीजन फॉर योर। यानी कि अब क्या किया गया, जो हाफ यहां पर लेंस को कवर किया गया था अब इसको अनकवर कर दिया गया है। तो जरा बताइए जब कवर किया था जो इमेज बनी थी और जब कवर नहीं किया है तो जो इमेज बनी है उसमें डिफरेंस क्या है। बिल्कुल यहां पर डिफरेंस होगा। देखिए जब मैंने यहां पर कवर किया था ना तो जो इमेज थी यहां पर बनी थी वो उतनी ज्यादा क्लियर नहीं थी, या फिर ये कह सकते हैं कि जो लाइट की इंटेंसिटी थी वो उतनी ज्यादा नहीं थी। ठीक है। देखिए अभी क्या है, नॉर्मली लाइट हमारे ऊपर आ रही है तो आपको इसकी इंटेंसिटी क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन अगर कोई भी व्हाइट पेपर या फिर कोई भी एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल सामने रख दिया जाए तो आपको मैं दिखूंगा तो, लेकिन उतना ज्यादा क्लियर नहीं दिखूंगा, यानी कि उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेरे ऊपर इंसिडेंट नहीं होगी, जो कि आप देख पा रहे होंगे। डन। तो यहां पर जब मैंने इसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, इमेज का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन जब मैंने इसको अनकवर किया तब जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमेज की थी कवर करने पर वो इंटेंसिटी लाइट की नहीं मिल रही थी। ठीक है। तो इमेज तो दोनों केस में हमारे पास बनेगी, लेकिन दोनों केस में से जब अनकवर्ड होगा तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी लाइट की, यानी कि ये क्लियर इमेज बन करके आएगी, और जब कवर्ड होगा तो इंटेंसिटी कम होगी, यानी कि उतनी क्लियर इमेज नहीं बनेगी, बनेगी लेकिन उतनी क्लियर नहीं बनेगी। डन। तो यहां पर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -3। लिस्ट 4 इंफॉर्मेशन यू ऑब्टेन फ्रॉम दिस स्टेटमेंट अबाउट द मिरर इमेज। देखिए यहां पर हम लोगों को दिया गया है कि जो मैग्निफिकेशन है, कोई भी अब ये नहीं बताया गया हमको कि यहां पर मिरर है
कौन सा, ये हमको नहीं बताया गया है, और सिर्फ दे दिया गया कि जो मैग्निफिकेशन है वो है -3। यहां से हमको सारी चीजें बतानी है। बिल्कुल, तो सबसे पहला जो यहां पर हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, यहां पर मैग्निफिकेशन की साइज जो है वो 1 से ज्यादा है, यानी मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, यानी कि जो हमारी इमेज है वो कैसी होगी, इन लार्ज होगी। कैसी होगी, इन लार्ज। और इन लार्ज इमेज किस में बनती है जरा बताओ मिरर में, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स में मैंने बताया था कि ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज बनती है, यानी कि कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, इन लार्ज बनती है। तो यहां पर जो मिरर है वो कौन सा है भाई, तो कॉनकेव मिरर है। देखिए पहली इंफॉर्मेशन यहां से मिल गई। अब अगर सेकंड इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो यहां पर कॉनकेव मिरर से जो बनने वाली इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है या फिर रियल है? तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो बनने वाली इमेज है वो रियल है। कैसी है, रियल इमेज है। ओके, रियल इमेज हो गई। तो देखिए यहां पर दो इंफॉर्मेशन मिल गई। थर्ड इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर जो निगेटिव साइन आपको दिख रहा है ना, निगेटिव साइन आपको क्या बताता है कि जो आपकी इमेज बनी है वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। तो अगर इरेक्ट होती है तो पॉजिटिव साइन आता है, अगर इन्वर्टेड होती है तो नेगेटिव साइन आता है। यानी कि नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब हमको पता चल रहा है कि जो इमेज है वो कैसी है, तो वो इन्वर्टेड है। डन। अब जरा फोर्थ वाले इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो यहां पर मैग्निफिकेशन 3 है, इसका मतलब कि इमेज इज मैग्निफाइड 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो इमेज है, द इमेज इज मैग्निफाइड इज 3 टाइम्स मैग्निफाइड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये देखिए 4 इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल गई यहां से कि सबसे पहले जो हमारा मिरर है वो कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, और जो हमारी इमेज है वो 3 टाइम्स मैग्निफाइड है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, यानी कि ऑब्जेक्ट के साइज से 3 टाइम्स इन लार्ज है। डन। तो ये इंफॉर्मेशन हमको यहां से मिल रही है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज -1/5। एनालाइजिंग दिस वैल्यू स्टेट। हमें इसे एनालाइज करना है और जो भी क्वेश्चन हमसे पूछे गए बताना है। सबसे पहला है द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो यहां पर देखिए हमको जो मैग्निफिकेशन दिया गया है उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू है -1/5। अब यहां पर आप देखिए कि जो मैग्निफिकेशन आ रहा है उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है या फिर 1 से कम है। बिल्कुल 1/5 है, इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन है वो -0.20 है। तो यहां पर अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम आ रही है, लेकिन यहां पर देखिए हमारे पास साइन कैसा है, ये साइन हमको बता रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनी है। कैसी इमेज बनी है, इन्वर्टेड बनी है। तो यहां पर देखिए कॉन्वेक्स मिरर की अगर बात करें तो हमेशा कैसी इमेज बन रही थी, इरेक्ट इमेज बन रही थी। इसका मतलब कि यहां पर जो मिरर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है, तो बिल्कुल यहां पर कॉनकेव मिरर होने वाला है। कौन सा, कॉनकेव। मैंने कैसे फाइंड किया, मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू माइनस साइन के साथ है, और ये माइनस साइन हमको क्या बताता है कि हमारी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या फिर इरेक्ट है। माइनस साइन है इसका मतलब इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज किस में बनती है, कॉनकेव मिरर में ही बनती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर। ठीक है। अब यहां पर अगर बात करते हैं कि द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द पोल ऑफ द मिरर, तो हमको यहां पर रे डायग्राम बनाना है। तो बिल्कुल यहां पर देखिए मैं रे डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर दे दिया मैंने, और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, यहां पर हमारे पास फोकस पॉइंट, और ये है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पर हमारे पास 6 केस हुआ करते थे, आपको अगर याद होगा। सबसे पहले मैं इसको इन्फिनिटी पर प्लेस करता था, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड पोल। ये प्लेसेस हमारे पास होते थे, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करके हम इमेज के नेचर को पता करते थे। यहां पर जो हमारे पास इमेज का नेचर यानी जो मैग्निफिकेशन है वो इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, और साथ ही साथ अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है तो डिमिनिश्ड इमेज यहां पर फॉर्म हो रही है। और डिमिनिश्ड इमेज किस केस में होती थी, जब मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करता था, तब यहां पर हमको एक डिमिनिश्ड इमेज मिलती थी। देखिए मैंने अगर ऑब्जेक्ट को यहां पर प्लेस किया तो अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन लॉ कि जब कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। सेकंड केस क्या कहता है कि कोई भी लाइट रे अगर फोकस से जाती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कैसे जाएगी, कैसे आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। देखिए यहां पर और जहां पर भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए थोड़ा सा मैंने रे डायग्राम जो है ना एकदम एग्जैक्टली नहीं बनाया है, तो यहां पर परफेक्ट नहीं बन करके आया है। तो यहां पर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस किया जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर
is 3/2 and 4/3 respectively if speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second. Find the speed of light in water. यानी कि हमको वाटर में स्पीड ऑफ लाइट बतानी है. देखिए जो भी चीजें हमको गिवन है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमको दिया गया है वो क्या दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर. तो ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना है, ये है 3/2. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर ये कितना गिवन है, 4/3. और हमको क्या दिया है, और हमको दिया है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट को मैं जी से प्लेस कर देता हूं, यानी कि ग्लास में कितना है, तो ये है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. यहां से अगर मैं चाहूं तो स्पीड ऑफ लाइट भी फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, यानी कि मैं कह दूं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम वी. देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमको जो कि दिया हुआ है कितना है, वो है हमारे पास 3/2. तो ये है हमारे पास 3/2 इज इक्वल टू सी अपॉन वी की वैल्यू कितनी है ग्लास में, 2 into 10 to the power 8. जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 10 to the power 8/2. यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. अब सेकंड केस में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे तो पूछा गया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमको बतानी है. तो यहां से हम लोग बता देंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू C/V, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. यहां पर इसकी वैल्यू हमको दी गई है 4/3, तो मैंने कहा 4/3 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, 3 into 10 to the power 8 अपॉन V, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. अब इसको अगर मैं इस साइड में भेजूं तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 डिवाइड बाई 4. इसको कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की वो होगी 2.26 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है. बिल्कुल, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी आंसर यही आया है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 1.5 एंड 1.3 रिस्पेक्टिवली, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल फास्टर. यानी कि यहां पर हमको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, यानी कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, जो कि हमसे कहा गया है 1.5, और जो दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो है 1.33. अब हमसे पूछा गया है कि किस मीडियम में जो लाइट है उसकी स्पीड ज्यादा होगी. तो हमको ये पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि अगर किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा. अगर किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. हमसे यहां पर पूछा गया है कि किस मीडियम में फास्टर होगी, तो जिसका इन दोनों में से जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसी मीडियम में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी. तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाटर वाला मीडियम जो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो ज्यादा होगी कंपैरिजन देन ग्लास. डन. फिर नेक्स्ट हमसे पूछा गया कैलकुलेट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इनटू मीडिया. अगर मुझे रेशियो फाइंड करना है कि इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर मैं रेशियो ले लूं तो मैं कह दूं स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास एंड वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहां पर हमको पता है इनका जो रेशियो है वो हमको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, तो ये हो जाने वाला है 1.5 अपॉन 1.33. तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.8867. ओके, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 0.8867. डन. तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of focal length 24 centimeter. The distance of object from the lens is 16 centimeter. Find the position, size and nature of the image formed using the lens formula. बिल्कुल
वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे। देखिए यहां पर हमसे कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो वो दिया गया है 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है भाई, कॉन्वेक्स वाला है। कह रहा है फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो तो पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है, जो कि है 24 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 16 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू जो है वो तो हमेशा निगेटिव ही कंसीडर की जाएगी, और निगेटिव है कितनी, 16 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है फाइंड द पोजीशन, यानी कि v की वैल्यू बताओ। तो v की वैल्यू हम लोग बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, लेंस फार्मूला से। और क्वेश्चन में कहा भी गया है कि लेंस फार्मूले का यूज करिए। तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u। हमको v की वैल्यू चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को सेट करेंगे। ये होगा 1/f + 1/u। अब यहां पर वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो वैल्यूज को पुट करने पर देखिए 1/v की वैल्यू हो जाएगी, f की वैल्यू कितनी भाई, 24, तो ये हो गया 1/24। अब यहां पर प्लस है तो मैंने प्लस लिखना है, लेकिन u की वैल्यू कितनी, माइनस है, तो यहां पर मैं ऑलरेडी माइनस लगा देता हूं, 1/16। इसका जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, 48। डन, 24 2 जा 48, 2 1 जा 2 एंड 16 3 जा 3 1 जा 3, यानी कि 1/v = आ जाएगा -1/48। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v = आ जाएगा -48। तो v की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -48। तो यहां पर v की वैल्यू जो -48 आई है, ये हमको बता रही है कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है इमेज भी उसी साइड में फॉर्म हो रही है। बिल्कुल। तो और क्या फाइंड करना है हम लोगों को, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। तो चलिए जरा हम लोग साइज के बारे में बात कर लें। तो साइज हम लोग कहां से फाइंड आउट करेंगे, मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन क्या कहता है, HI/HO। अब मैग्निफिकेशन पहले फाइंड करना होगा, तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब चूंकि ये लेंस है तो इसके लिए मैग्निफिकेशन होगा v/u। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर निकालें तो v की वैल्यू कितनी आई है, -48, तो ये हो गया -48, और u की वैल्यू कितनी है यहां पर, -16। तो देखिए मैग्निफिकेशन यहां से माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये कितनी आ गई, m की वैल्यू 3 आ गई। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं क्या, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू, यानी कि मैग्निफिकेशन 3 = HI/HO कितना है भाई, 4 है, तो HI की वैल्यू कितनी आ गई भाई, HI = 4 3 जा 12 सेंटीमीटर। बिल्कुल। तो यहां पर देखिए अब मैं नेचर के बारे में बात करूं अगर, अच्छा साइज आ गई, नेचर ऑफ द इमेज। अब नेचर की बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो हाइट ऑफ इमेज आई है वो प्लस में आई है, यानी कि ये वैल्यू किसमें है, प्लस है, जो कि मुझे बताता है कि जो इमेज है वो कैसी है, इरेक्ट है। कैसी है, इरेक्ट है। दूसरी बात, यहां पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आई है, यानी कि मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, ये हमको बताता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, इन लार्ज है। कैसी, इन लार्ज इमेज है। फिर अगर नेक्स्ट की बात करें, देखिए यहां पर जो v की वैल्यू है ये निगेटिव साइन के साथ आई है, और ये निगेटिव साइन हमको बताता है कि जो हमारी इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल। तो यहां पर अगर मैं नेचर की बात करूं, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो यहां पर हम लोगों ने नेचर के बारे में भी बात कर लिया है। और अगर इसका हम लोगों को रे डायग्राम बनाना है तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में हम लोगों से कह देता है कि रे डायग्राम भी बनाओ भाई। तो रे डायग्राम कैसे बनाओगे, तो देखिए यहां पर मैं रे डायग्राम बना करके दिखाता हूं। इसको यहां साइड में कर दिया, और देखिए यहां पर कॉन्वेक्स लेंस की बात की गई है। तो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास यहां पर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहां पर मैं अगर फोकस को डिफाइन कर दूं कि ये मेरा क्या है, f1 है, यहां पर मेरा f2 है, और ये मेरा है 2f1, यानी कि जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया 2f2। अब देखिए यहां पर हमारी फोकल लेंथ कितनी है, 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, 24 सेंटीमीटर। ये वाली डिस्टेंस है 24, और ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस किया गया है, 16 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में प्लेस किया गया है। अब यहां से अगर मैं इमेज फॉर्मेशन रूल को फॉलो करूं तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है लाइट रे, वो डेविएट होने के बाद, यानी कि रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है, ये देखिए इस डायरेक्शन में जा रही थी, रिफ्रैक्ट होके यहां पर गई। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि वो लाइट रे कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या फिर ऑप्टिकल सेंटर से। तो अगर मैं इस दूसरी लाइट रे को यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराऊं, जब ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो यहां पर रिफ्रैक्ट होकर के अपने पाथ को चेंज नहीं करेगी, सीधे चली जाएगी। ये दोनों लाइट दो डायरेक्शन में जा रही हैं, इसका मतलब आगे चल करके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइट रेस को पीछे की तरफ क्या करते हैं, ट्रेस आउट करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से जब मैं ट्रेस आउट करूंगा तो यहां पर जाकर के लाइट रेस इंटरसेक्ट करेंगी और हमारी इमेज की फॉर्मेशन यहीं पर होगी। डन, ये देखिए यहां पर हो रही है हमारी इमेज की फॉर्मेशन, जो कि मुझे दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इनलार्ज है और प्रिंसिपल एक्सिस के
वर्टिकली अपर डायरेक्शन में यानी कि इरेक्ट है, तो यहां से मैंने कह दिया था इरेक्ट भी है, इनलार्ज भी है। फिर अगर वर्चुअल की बात करें तो ये देखिए लेंस के साइड में ही बनी, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब वर्चुअल है। अगर इधर बनती तो वो रियल होती। तो देखिए यहां पर जो भी नेचर थे हमने उसको वेरीफाई भी कर लिए, तो ये हमारा कुछ रे डायग्राम होगा और यहां पर इसका ये सॉल्यूशन होगा। चलते हैं नेक्स्ट। यहां पर क्वेश्चन हमारे खत्म हो जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि सिर्फ लाइट चैप्टर से आपको यहां पर क्वेश्चन करवाए हैं और पूरे लाइट चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन कराने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका कंप्लीट रिवीजन हुआ होगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल मैं ह्यूमन आई का भी चैप्टर लेकर के आऊंगा, कुछ इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम में जितने ज्यादा से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन आपके सामने रख सकूं, मैं बिल्कुल रखूंगा। आप भी मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी